जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कल के लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमने जो शुरुआत की थी वो थी भारत राजस्थान का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ राजस्थान। ठीक, और उसी क्रम में पढ़ते हुए हमने देखा था कि जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है उसको किसी एक आकृति ने निर्धारित किया है, जो मैंने प्रश्न के रूप में कल आपसे पूछा भी था। और प्रश्न क्या था, शायद आपको याद भी होगा कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निर्धारण का प्रमुख कारक है। जो बच्चे कल ऑनलाइन उन्होंने क्लास ली होगी उनको याद आ गया होगा कि प्रश्न था कि भारत के राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निर्धारण का प्रमुख कारक है। और ऑप्शन में मैंने वही चार जो उसके भौतिक प्रदेश हैं, पठार, मरुस्थल, मैदान और रेगिस्तान, ये चार चीजें दी थी। ठीक, और देखा भी क्या था हमने कि वास्तव में जो इनका अरावली माउंटेन, जिसको आप पर्वत बोलेंगे, जिनका पर्वतीय प्रदेश है, कौन सा भौतिक पर्वतीय प्रदेश जो है, उसने क्या किया, संपूर्ण यानी कि पूरे के पूरे राजस्थान के स्वरूप का निर्धारण किया। ये अरावली की ही देन थी कि आज भारत में राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा जिला है जहां पे रेगिस्तान की मौजूदगी है। और अगर ये अरावली की लोकेशन यानी कि इसकी स्थिति में जरा सा भी दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ होता तो शायद आज हमारे पास जो राजस्थान में थार मरुस्थल दिखाई पड़ता है वो मौजूद ना होता। और ये याद रखिएगा, बहुत बार कई परीक्षाओं में, बात सिर्फ राजस्थान की ही नहीं, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजस्थान के स्वरूप का निर्धारण का प्रमुख कारक कौन है। तो मित्रों याद रखना, कभी भी ऐसा कोई प्रश्न आता है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, ऑप्शन में जिस जगह पे अरावली दिख जाए टिक कर दीजिएगा। और क्यों अरावली ऐसा है, तो आज का हमारे इस लेक्चर का टॉपिक ही होगा अरावली पर्वत श्रेणी। आज हम जानेंगे अच्छे से इस अरावली के बारे में, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसने क्या भूमिका निभाई आपके राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निर्धारण में। ठीक, और उस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो के लिंक को लाइक और शेयर करें ताकि और ज्यादा संख्या में छात्र हमसे जुड़ सके। थोड़ा सा हल्का सा पीछे का कल का लेक्चर का एक रिकॉल करेंगे एज अ क्वेश्चन आंसर के रूप में, जिससे उत्तरों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे। ठीक, कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था हमारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, जिसको आप कहते हो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। ठीक, आइए देखते हैं कि ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थल कहां पड़ रहा था। अगर आपको याद होगा, ये जो पोर्शन था, कौन सा, ये वाला पोर्शन जो पूरा था, ये इसको दो भाग में बांटा गया। तो कुछ ऐसे करके राजस्थान का जितना ये पोर्शन आ रहा था, ये सारा सारा आपका क्या कहला रहा था, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल या नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट कहेंगे। और इसका तीसरा नाम बोल देंगे तो इसी को ही थार रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थार रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक, इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की मैप में लोकेशन तो क्लियर हो गई। जो ऊपर का ये वाला पोर्शन है, ये जितना ये पूरा आपको दिख रहा है, जिसको मैं पूरा कवर कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है। वो अलग बात है, इसको दो भाग में बांटा गया, वो डिटेल मैंने कल पढ़ ली है। हमको यहाँ पे एक बार क्या करना है, कल की क्लास को एक बार रिकॉल कर लेना है शॉर्ट में, इससे रीजन भी हो जाएगा और चीजें आगे कंटिन्यू करने में आसानी भी रहेगी। वरना कुछ लोग ऐसे होंगे शायद कल की क्लास ना की हो तो उनको आज कुछ चीजें समझ में ना आए। इस समस्या का पहले समाधान हो जाए। तो रिकॉल करते हुए सबसे पहला प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं कि भारत के राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल किसके अवशेषों पर निर्मित है। वो कौन सी चीज थी जिसके ऊपर आज की तारीख में राजस्थान में थार मरुस्थल पाया जाता है। तो याद रखिएगा वो स्थिति क्या थी, वो थी टेथिस सागर। कौन सा, टेथिस सागर, हिमालय से पहले मौजूद था। और ये भी याद रखना कि यह जो हिमालय है वो भी टेथिस सागर के अवशेषों पे निर्मित है। उसी प्रकार आपका जो राजस्थान का मरुस्थल है ये भी टेथिस सागर के ऊपर निर्मित है, उसके अवशेषों पे निर्माण हुआ है। एक आपका पहला प्रश्न ये हो गया कि आखिरकार राजस्थान का मरुस्थल किस पे निर्मित हुआ, तो टेथिस सागर पे हुआ। इसके बाद आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे हम आपसे, वो कौन सा टाइम था, वो कौन सा महाकल्प था, वो पीरियड था, इरा था जिसमें इस मरुस्थल का निर्माण हुआ, यानी इसकी उत्पत्ति का समय, इसकी उत्पत्ति का काल। तो इसकी उत्पत्ति का काल भी मैंने कल बताया था। इसकी उत्पत्ति का काल था कौन सा, किसी को याद होगा, प्लेस्टोसिन इरा, प्लेस्टोसिन काल था। ठीक, और ये कहां पड़ता था, तो ये
काल आपका नियोजोइक महाकल्प के दौरान पाया गया, आज से कम 1.5 से 1 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना? 1 से 1.5 करोड़ वर्ष से पहले। ठीक, उसके बाद इस मरुस्थल को हमने देखा था कि जो आपका ये वाला पोर्शन, ये जिसको मैं रेड कर रहा हूं, अब उसको देखिएगा, लाल वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपका क्या कहलाया? शुष्क मरुस्थल कहलाया। और इसमें पड़ने वाले जितने भी 12 जिले, टोटल जितने भी 12 जिले थे, वो सारे के सारे कैसे हुए? पानी के अभाव में थे। तो वहां पे पानी की मात्रा शून्य थी। क्यों? क्योंकि इस पूरे क्षेत्रफल का ही औसत, अगर वार्षिक वर्षा की बात करें, यानी एक एनुअल रेनफॉल की हम बात करें, तो इसकी औसत वार्षिक वायु वर्षा कितनी थी आपकी? 10 से 20 सेंटीमीटर। कितनी थी मित्रों? 10 से 20 सेंटीमीटर। जब औसत वर्षा ही इतनी कम है, तो आप जाहिर सी बात है कि वहां पे जल का अभाव पाया ही पाया जाएगा। अब यहाँ पे कैसा प्रश्न बनता है? तो मैंने आपको बताया था 12 में से एकमात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही जिला ऐसा है जहां पे पानी का अभाव नहीं है। तो प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला है जो पानी के अभाव से ग्रस्त नहीं है? तो याद रखिए एकदम टॉप पे इस जगह पे मैंने बताया था, कौन सा था? श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। ये एक ऐसा जिला है राजस्थान के शुष्क मरुस्थल का जहां पे पानी का अभाव नहीं है। उसका कारण है कि इसको सिंचित किया गया है नहर के माध्यम से, कुएं के माध्यम से, जिसके माध्यम से किया, परंतु आज की तारीख में ये शुष्क मरुस्थल का वो भाग है जहां पे पानी की अभाव नहीं पाया जाता है। ठीक, अब उसके बाद हमने देखा था कि मरुस्थल वाला पोर्शन पूरा पूरा समाप्त कर दिया था। आज हमको स्टार्ट करना था अरावली, तो हम सिर्फ अरावली पे चर्चा करेंगे। और अरावली पे चर्चा करने से पहले एक बार देख लेते हैं इसके 4 प्रदेश। तो 4 प्रदेश कौन थे? पहला तो मरुस्थल, जिसको आप डेजर्ट कहोगे, ठीक था। दूसरा था आपका अरावली पर्वत, दूसरा भू आकृति थी अरावली पर्वत, तीसरी आपकी भू आकृति थी मैदान, ये यानी कि जिनको इंग्लिश में आप कहेंगे प्लेन्स, और की चौथी आकृति थी पठार, जिसको आप कहते हो प्लेट्यू। ठीक, इन 4 में से हमने इस पोर्शन को कंप्लीट पूरा कर लिया। आज हमारी शुरुआत होगी इस अरावली से। ठीक, आज हम देखेंगे इस अरावली के बारे में कि अरावली है क्या वास्तव में, क्या इसकी स्थिति है, क्या इसकी भूमिका है हमारे राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निर्धारण में। ठीक, क्या पढ़ना है? अरावली। और जैसे मैंने कल भी आप लोगों से एक निवेदन किया था, अगर आप ज्योग्राफी पोर्शन को पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पोर्शन में थ्योरी से ज्यादा मैपिंग पे फोकस करिएगा, अन्यथा कभी भी ज्योग्राफी दिमाग में बैठ नहीं पाएगी। और जिस भी बच्चे ने अपने माइंड में पूरे नक्शे को, जिसको एटलस कहते हो, बैठा लिया, उसके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। चलिए अब अरावली के ऊपर चर्चा करते हैं। चर्चा में सबसे पहली बात आएगी इसकी उत्पत्ति की, जिसको आप कहोगे ओरिजिन। क्या कहेंगे? ओरिजिन। जैसे कि हमने देखा था जो मरुस्थल था वो नियोजोइक काल में उत्पन्न हुआ था, वैसे अगर इस अरावली पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत से फैक्ट रखे हुए, एक बड़ा जबरदस्त पोर्शन है आपका भारतीय भूगोल का। ठीक, तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कब हुई? एजोइक काल। कौन सा काल? एजोइक काल। ये एक महाकल्प है, जैसे नियोजोइक महाकल्प है वैसे एजोइक भी एक महाकल्प है। ये वो महाकल्प है जिस टाइम में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, इस कल्प का नाम एकदम मत भूलिएगा, फिर से याद रखिएगा, एजोइक महाकल्प। ठीक, अब अगर बात करें इस प्रॉपर एजोइक की, तो आपने देखा था कि मरुस्थल नियोजोइक के किस में आया था? नियोजोइक के प्लेइस्टोसीन में आया था। ठीक, वैसे ही आपका ये जो अरावली पर्वत है ये एजोइक महाकल्प के कब आया? प्री कैम्ब्रियन। किसमें आया? प्री कैम्ब्रियन काल। दोस्त याद रखना, प्रश्न मिलेगा सेम यही। आपने कल देखा था कि
प्रश्न सेम वही होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, सीधा वही उत्तर होगा। बस खाली बदलाव करेंगे तो कहां करेंगे, इसके ऑप्शन में करेंगे। तो एओजोइक नियोजोइक करके दे देंगे, या तो प्रीकैम्ब्रियन प्लेइस्टोसीन ऐसे करके दे देंगे। आपका काम क्या है, इन दोनों को याद रखना है। अगर उत्पत्ति की बात करते हैं अरावली की, तो अरावली की उत्पत्ति कहां होती है, किस काल में होती है, एजोइक काल के प्रीकैम्ब्रियन समय में होती है। ठीक, किस समय में होती है, प्रीकैम्ब्रियन समय में होती है। बहुत पुराना समय है, बहुत पुराना काल है, ये आपके नियोजोइक से भी पहले का काल है। ठीक, अब इसकी उत्पत्ति के बात हो चुकी है, अब आगे इसके विस्तार पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, विस्तार पे बात करेंगे। परंतु विस्तार को पढ़ने से पहले जब हम अरावली की लोकेशन तो जान ले कहां पे है। ये पोर्शन, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जितना आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा, नीला भाग दिख रहा, ये सारा का सारा आपका क्या है, ये सारा का सारा आपका अरावली वाला क्षेत्र है। एकदम लाइन सा समानांतर सा एकदम पतली सी बॉर्डर टाइप की है, इसको विशेष ध्यान रखना। और देख रहे हैं आप क्या कर रहा है, ये अरावली का फिगर बनाने के बाद हमारे मैप में एक चीज और क्लियर हुई। वो क्या क्लियर हुई हमारे मैप में, वो क्लियर ये हुई कि जो हमारा ये अरावली है एकदम बीचों बीच से निकल रहा है। आप देख रहे हो ना मैप में, एकदम बीचों बीच से निकल रहा है। आपको एक चीज और क्या दिख रही, ये भाग एक हो गया और ये भाग एक हो गया, या ये इसके एक तरफ का भाग हो गया और इसके दूसरे तरफ का भाग हो गया। अरावली क्या करता है, संपूर्ण राजस्थान को बीचों बीच से बराबर, लगभग बराबर, एक्यूरेट तो नहीं बोलेंगे, परंतु ये क्या करता है, राजस्थान को दो भागों में बांट देता है। ये अरावली के इस साइड का क्षेत्र, यानी इसके ऊपर वाला ये पोर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पूरा पोर्शन कैसा है, शुष्क है, मरुस्थल है, केवल और केवल मरुस्थल पाया जाता और कुछ नहीं। जबकि इसके इधर वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसमें आपको पठार भी मिलेंगे, इसमें आपको मैदान भी मिलेंगे, इसमें आपको नदियां भी मिलेंगी। हालांकि नदी इधर भी मिलेगी, परंतु इधर जो आप देखोगे एकदम डिफरेंट होगा, एकदम अपोजिट होगा, इससे एकदम उल्टा होगा। पोर्शन एकदम सूखा है और यहाँ पे क्या सिंचाई भी है, खेती योग्य भूमि भी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इस अरावली के क्रम में। हमने बात कर ली थी किसकी, इसकी उत्पत्ति की। उत्पत्ति में हमने देखा था उत्पत्ति में हो क्या रहा था, उत्पत्ति में एजोइक काल एक था जिसमें बना था, और एजोइक काल के किसमें, प्रीकैम्ब्रियन काल में। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मित्रों इस वीडियो के लिंक को शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, जिससे और लोग हमसे जुड़ सके। ठीक, अब इसके विस्तार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, विस्तार की, एक्सटेंशन की, जिसको आपको इंग्लिश में क्या, विस्तार। अब हम अरावली के विस्तार की, इसके फैलाव की, इसके एक्सटेंशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बीच में माउंटेन बना लेते हैं, अरावली माउंटेन थोड़ी देर के लिए, तो एक इसका ये हो गया नॉर्थ पोर्शन यानी उत्तरी भाग, एक इसका ये हो गया दक्षिणी भाग, और एक इसका ये हो गया पूर्वी भाग, और एक इसका ये हो गया पश्चिमी भाग, जिसको वेस्ट कहेंगे। ऊपर वाला कौन सा, नॉर्थ भाग हो गया, दूसरा ईस्ट हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, और इधर आपका पश्चिम हो गया। आपको अरावली को बीच में रख के पूछ सकते हैं इसके उत्तरी भाग में क्या है, इसके पश्चिमी भाग में क्या है, इसके दक्षिणी भाग में क्या है, इसके पूर्वी भाग में क्या है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने अभी आपको मैप के माध्यम से बताया था, अगर मैप याद है तो आपने देखा, इसको अगर हम बीच रख लें तो इसका कौन सा हो गया, उत्तरी भाग हो गया, ये इसका कौन सा हो गया, पूर्वी भाग हो गया, ये इसका दक्षिणी भाग हो गया, और इसका कौन सा हो गया, पश्चिमी भाग हो गया। अब इस मैप को आगे थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक, अगर बात करें हम उत्तरी भाग की, तो इसका उत्तरी और पूर्वी दोनों ही भाग क्या है, मैदानी है। यानी अरावली के उत्तरी और पूर्वी भाग में केवल और केवल क्या मिलते हैं, मैदान मिलते हैं। मैदान का मतलब मित्र क्या होता है, जहां पे कृषि योग्य भूमि हो, साथ ही साथ भूमि कैसी हो, समतल हो, एकदम कोई उबड़ खाबड़ नहीं, कोई नीचे यानी कि धसाव नहीं, कोई उठान नहीं, यानी वहां की भूमि कैसी होगी, प्लेन होगी, समतल होगी, और आराम से कृषि योग्य भूमि, इसीलिए उसको माना जाता है कि सबसे अच्छी कृषि योग्य भूमि। बाकी कृषियां तो पहाड़ों पे भी होंगी और जगहों पे भी होंगी, पर सबसे उपयुक्त भूमि जो होती है वो प्लेन यानी कि मैदान को माना जाता है। तो आपने देखा अरावली के उत्तर में, दक्षिण में क्या है, मैदान है। इसके अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में क्या है, मरुस्थल है, जिसको आप कहते हो क्या, रेगिस्तान। क्या है, मरुस्थल है इसके
पश्चिम में। अब इसकी अगर दक्षिण की बात करें तो इसका अगर दक्षिण वाला भाग देखेंगे, अगर नक्शा याद होगा आपको तो जल्दी से बताएं इसके दक्षिणी भाग में क्या आएगा। इसके दक्षिणी भाग में आपका पठार आता है, जिसको आप कहते हो प्लेट्यू। क्या कहते हो? प्लेट्यू। अब बात आती है इसका प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक मात्र प्रश्न बनेगा। वो कैसे बनेगा? मैच द कॉलम। चारों तरफ दे देंगे अरावली की स्थिति, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और दूसरे में दे देंगे पठार, मैदान, नदी और आपका मरुस्थल। तो आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से कि अरावली के चारों तरफ क्या है। ये प्रश्न के साथ साथ अन्य चीजों को जोड़ने में, उनको पढ़ने में भी क्या देगा? आराम देगा, सुविधा देगा। चलिए, इसकी चारों तरफ की अगर हमने लोकेशन जान ली है तो इसके बारे में विस्तार में थोड़ा और पढ़ेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई कहां से कहां तक है। अगर बात इसके फैलाव की करें तो याद रखिएगा अरावली पर्वत सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, वर्तमान में भारत के 3 राज्यों को कवर करता है। कोई बता सकता है, कोई छात्र बताएगा कि वो 3 कौन से राज्य हैं जहां पे अरावली पर्वत का विस्तार है? क्यों? क्योंकि यहीं पे आपका प्रश्न बनेगा कि निम्न में से किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन दे दिया गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। जल्दी से उत्तर दें, किस राज्य में अरावली पर्वत नहीं पाया जाता है? गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। ब्रांडेड बॉय विक्रम जी, आपका उत्तर एकदम गलत है। आपने गुजरात, राजस्थान के साथ यूपी ऐड कर दिया, जबकि यूपी में आपके अरावली पर्वत मौजूद नहीं है। मध्य प्रदेश, दिलखुश जी ने उत्तर दिया मध्य प्रदेश। मैंने मध्य प्रदेश ऑप्शन में ही नहीं बोला है, मेरे ऑप्शन फिर से सुन ले। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ये चार में से वो कौन सा राज्य है जहां पे अरावली पर्वत मौजूद नहीं है? संतोष चौधरी जी ने एकदम सही जी नहीं, माही जी आपका भी उत्तर गलत है। आपका हरियाणा ऐड कर दिया। याद रखिएगा, राजस्थान का विस्तार केवल 3 जिलों में है। वो 3 राज्यों में कौन कौन सा? आपका गुजरात से ही अरावली की पर्वत श्रेणी शुरुआत होती है। गुजरात ही वो जिला है जहां से अरावली पर्वत का विस्तार प्रारंभ होता है। और आप में से कोई बता सकता है कि वो गुजरात का कौन सा जिला है, कौन सी जगह जहां से अरावली की शुरुआत हुई है? कोई भी बालक? हरियाणा वाले सभी बच्चे सही हैं। हरियाणा जितना भी उत्तर दे रहा हूं सबके सब सही हैं। रेखा जी, चलिए, गुजरात की हमने जो बात की थी, आपका गुजरात से इसका विस्तार प्रारंभ होता है। तो गुजरात का एक जगह है पालनपुर। कौन जगह है? पालनपुर। गुजरात में कहां से? पालनपुर। पालनपुर वो स्थान है जहां से क्या होता है? आपके अरावली पर्वत की शुरुआत होती है। और गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होते हुए कहां एंटर करता है? फिर ये एंटर करता है, ये प्रवेश करता है राजस्थान में। और राजस्थान में तो संपूर्ण विस्तार है इसका। अगर राजस्थान में प्रॉपर बात करें तो राजस्थान में तो इसका मुख्य विस्तार है। तो यहां प्रश्न पूछ लेगा कि राजस्थान के कितने जिलों में अरावली पर्वत का विस्तार है? जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें। राजस्थान के कितने जिलों में अरावली पर्वत का विस्तार है? राजस्थान को लेकर पहला प्रश्न बनेगा क्या? राजस्थान के कितने जिलों में अरावली पर्वत का विस्तार है? परी शर्मा जी, आपका उत्तर भी सही है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के कुल 13 जिले। कितने? 13 जिले। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के जहां पे आपका अरावली पर्वत की मौजूदगी वर्तमान में है। ये 13 वो जिले हैं सिरोही और उदयपुर के आसपास के। यानी आप अगर देखोगे मैप में तो
ये जो पोर्शन है यही आपका सिरोही है। कुछ लोग सिरोही उत्तर दे रहे हैं, उनका उत्तर सही है, परंतु मैंने प्रश्न था कि कितने जिले, तो ये जितने पड़ता है, ये पट्टी जो है, ये पट्टी अपने आप में टोटल कितने 13 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है, हुए विस्तार करती है। और जैसे ही आपका ये पर्वत राजस्थान से आगे बढ़ेगा, राजस्थान से बाहर निकलेगा, तो सीधा एंट्री कर जाता है कहां पे, दिल्ली। कहां पे दोस्त एंट्री करेगा, दिल्ली में। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली में एंट्री करेगा, दिल्ली में प्रवेश करेगा। और वहीं पे क्या होता है, तुरंत इसका नाम भी बदल जाता है। आप में से कितने लोगों को अरावली पर्वत का दिल्ली में जो नाम है वो पता है? जल्दी जल्दी से अपने उत्तरों को कमेंट करें। अरावली पर्वत, प्रश्न आएगा, प्रश्न कैसा आएगा सुन ले पहले। प्रश्न आएगा, अरावली पर्वत दिल्ली में किस नाम से विख्यात है या जाना जाता है? अरावली पर्वत दिल्ली में किस नाम से विख्यात है या फिर जाना जाता है? तो अगर आप देखोगे तो आप अरावली पर्वत आपके दिल्ली में, दिल्ली से ही जुड़े हुए नाम से जाना जाता है। दिल्ली रिज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? दिल्ली रिज कहते हैं। जो आपका दिल्ली है, यहां पे अरावली पर्वत किस नाम से, दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो आपको दिल्ली रिज सुनाई पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अगर आपने देखा राजस्थान में पढ़ रहे थे यहाँ पे, इसीलिए कुछ लोगों को शायद इसका नॉलेज ना हो। बट जो दिल्ली रिज है, जो दिल्ली में दिल्ली रिज पहाड़ियां पाई जाती, वो और कुछ नहीं है, वो हमारे अरावली पर्वत का ही विस्तार है। हमने इसके विस्तार में क्या देखा, पहली बात इसके चारों तरफ कौन कौन मौजूद था ये जान लिया। दूसरा हमने देखा ये कहां से शुरू होता है और कहां पे जाके खत्म होता है। तो गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है, राजस्थान होते हुए दिल्ली में एंट्री करता है, वहां पे दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है और वहीं पे इसकी समाप्ति हो जाती है। अब मित्रों, आपका अगला प्रश्न क्या बनेगा, इसी के विस्तार को, इसके फैलाव को लेके तो पूछ लेंगे, पालनपुर से लेके दिल्ली तक अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? ये टोटल कितना किलोमीटर का एरिया ट्रेवल करता है, या फिर कितना क्षेत्र है जहां पे अरावली पर्वत का विस्तार है? तो याद रखिएगा, जब बात, बहुत ध्यान से इस बात को नोटिस करिएगा, अगर बात गुजरात से लेके दिल्ली तक की होगी तो आप आंसर टिक करोगे 800 किलोमीटर। कितना? 800 किलोमीटर। प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर आता है कि गुजरात से लेके दिल्ली तक अरावली की लंबाई कितनी है, तो आप टिक करोगे 800 किलोमीटर। और अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान में, प्रॉपर राजस्थान की बात करता है कि राजस्थान में अरावली पर्वत की कितनी लंबाई है, कोई बता सकता है? जल्दी से अपने उत्तर कमेंट करें कि राजस्थान में अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है, सॉरी लंबाई कितनी है? बिल्कुल सही बोले संतोष जी, 692 है। प्रवीण परिहार जी, आपने भी राजस्थान का जो बताया 550, आप भी एक्यूरेट सही हैं। अब बात आती, मैंने 692 को भी सही बोला है और मैंने 550 को भी सही बोला है, तो ये हमारी आपकी गलती नहीं है, ये गलती है जो बुक किताब लिखने वाले लेखक हैं। कुछ लेखकों ने क्या किया है कि गुजरात के पोर्शन को प्लस आपके क्या कहते हैं इसके राजस्थान के पोर्शन को ऐड करके 692 दे दिया है। परंतु अगर प्योर वास्तव में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की बात करी जाए तो एक महोदय ने 550 उत्तर दिया है, बिल्कुल सही। नरेश जी ने एकदम सही उत्तर दिया 550। अगर प्रॉपर राजस्थान की बात करी जाए तो यहाँ पे ये 550 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 3 उत्तर हैं इसके, 3 आपको डाटा मिलेंगे किताबों में, अगर आप किताबों का सहारा ले रहे हैं पढ़ने के लिए। एक तो मिलेगा 800, एक मिलेगा 692, एक मिलेगा 550। आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, 800 या 550। 692 को दिमाग से इसलिए हटा दीजिए क्योंकि अगर वो किसी अन्य राज्य के साथ कंबाइंड करके जोड़ के पूछता है तो तीनों ही राज्य को लेगा। मित्र, कभी ये नहीं होगा कि तुमसे पूछे कि राजस्थान और गुजरात में कितना है, गुजरात और राजस्थान और दिल्ली में कितना है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। वो अगर पूछेगा तो तीनों का कंबाइंड पूछेगा, तीनों का सम्मिलित पूछ लेगा, या फिर वो प्रॉपर राजस्थान के बारे में पूछेगा। तो अगर तीनों का कंबाइंड पूछता है तो वहां पे आपको बताना है 800 किलोमीटर, और अगर वो प्रॉपर क्या कहते हैं आपके सिर्फ राजस्थान की बात करता है तो वहां पे आपको बताना है 550 किलोमीटर। ये हो गया इसके विस्तार की बात। हम बात करते हैं इसके विस्तार को लेके ही कि अब ये बना किसे है, पर्वत है, जाहिर सी बात है, तो लकड़ी से तो बना नहीं होगा,
चट्टानों से ही बना होगा। और हमने कल के आपके टॉपिक में बताया था कि चट्टानें कई प्रकार की होती हैं। अगर मुख्य रूप से बात करें तो आग्नेय हो गई, अवसादी हो गई, रूपांतरित हो गई। परंतु अगर इसी को और डीप में जाएं हम, और हम आपसे पूछ लें, मान लीजिए हम एग्जामिनर हैं, हमने पेपर बनाया है, तो वहां हम एक प्रश्न आराम से डाल सकते हैं कि अरावली पर्वत निर्माण में किन चट्टानों का योगदान है। वो कौन सी चट्टानें हैं मित्र जो अरावली पर्वत का निर्माण करती हैं। जैसे मरुस्थल में कौन सी पाई जा रही थी, अवसादी, वैसे ही अरावली में आपको पहली मिलेंगी कौन सी, नीसा चट्टान, नीस चट्टान। दूसरा आपको कौन सी मिलेगी, जल्दी से उत्तर दें, दूसरी और कौन सी चट्टान इसके अलावा, और कौन सी चट्टान है, शिष्ट चट्टान। कौन सी, शिष्ट चट्टान। एक और पाई जाती है तीसरी वाली। टोटल 3 चट्टानें हैं, 3 प्रकार की चट्टानें हैं जो अरावली का निर्माण करती हैं, नीस, शिष्ट, और तीसरी कौन सी है, जल्दी से रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में, वो तीसरी कौन सी चट्टान है। श्याम यादव जी, फॉर्म अगर कुछ नहीं गलत होगा, अगर कुछ गलत भी हो गया है आपके फॉर्म में तो उसका चिंता मत करें, आप पेपर दें, वो बाद में एक एफिडेविट लगता है, उसको आप करेक्ट कर सकते हो। ऐसा है, ऐसी सुविधा है। अगर आपने कहीं पे शॉर्ट मिस्टेक कर रखी है अगर फॉर्म फिलअप करने में, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पे आप एक एफिडेविट लगा के उस करेक्शन को सही करा सकते हैं। तो उसके लिए आप चिंता मत करें एकदम भी। विक्रम जी, अग्नेय चट्टान नहीं पाई जाती है, यहाँ पे आप गलत हैं। यहाँ पे तीसरी जो चट्टान होगी वो क्वार्टाइज चट्टान है। कौन सी है, ये आपकी 3 चट्टानें हो गई जिनके निर्माण से क्या होता है, ये आपके वो 3 प्रकार की चट्टानें हैं जो मिलके क्या करती हैं, अरावली पर्वत का निर्माण करती हैं। इसके अलावा अगर कोई भी चौथी चट्टान दिखती है, 5वीं चट्टान दिखती है, कुछ और नाम आता है तो आप उसको एकदम भूल जाइएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा, नीस, शिष्ट, क्वार्टाइज, और इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना है। हाँ, अब प्रश्न कैसे बनेगा इसका, तो इसका प्रश्न जानते हो क्या बनेगा, इसका प्रश्न बनेगा कि निम्न में, क्योंकि संख्या यहाँ 3 हो गई है ना, हमको इस संख्या को ध्यान रखना है, कितनी है, 3 है। सिंगल होती डायरेक्ट पूछ लेते, जैसे मरुस्थल पूछ सकते थे, मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ, तो आप कर सकते हो सादी चट्टानें, परंतु यहाँ पे संख्या 3 हो गई है तो पूछ लेंगे निम्न में से, प्रश्न सुनिएगा, निम्न में से किस चट्टान का योगदान अरावली के निर्माण में नहीं है। निम्न में से किस चट्टान का योगदान अरावली के निर्माण में नहीं है। तो मित्र करना कुछ नहीं, ये 3 याद हैं, बाकी चौथा कोई भी नाम मिलता वो कौन सी चट्टान है क्या है हमको लेना देना नहीं। हमको सिर्फ क्या करना है, इन 3 के अलावा उस चौथे नाम को ढूंढना है जो इनसे हटे है, और उसी पे आंख बंद करके टिक मार दीजिए, और कुछ नहीं। ठीक, हाँ, एक डाउट और क्लियर कर दें, अगर हम बात करें राजस्थान में 550 वाली जो मैंने बात की थी, हो सकता है शायद अभी भी कंफ्यूजन कुछ क्रिएट हो, क्योंकि 3 डाटा है। तो एक चीज और मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि राजस्थान में खेतड़ी जिला है, यहां से एंट्री होती है, स्टार्टिंग होती है अरावली की, और कहां पे जाके खत्म होती है, तो खेड़ ब्रह्म। आपके सामने मैंने जगह भी लिख दी है दोनों सामने, खेत खेतड़ी और खेत ब्रह्मा। यहां से राजस्थान में एंट्री करेगी और यहां पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और दूर टोटल दूरी कितनी है, 550 है। ठीक, अब आप बात करते हैं थोड़ा सा अरावली के बारे में। किस प्रकार का पर्वत है, पर्वत बहुत प्रकार के होते हैं, किस प्रकार का पर्वत है, तो अगर किस प्रकार के पर्वत की बात करें, ठीक, तो किस प्रकार का पर्वत है, तो अगर इसके पर्वत की बात करें तो 1 2 3 बातें इसकी ऐसे फैक्ट हैं जो आपको राजस्थान के साथ साथ ज्योग्राफी का पोर्शन भी कवर करेंगे। एक बात तो आप सबसे पहले जान लीजिए, जो मैंने बोला था, प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई। कब हुई, प्री कैम्ब्रियन युग में उत्पत्ति हुई। तो याद रखिएगा, ये अरावली पर्वत हमारे हिमालय से भी प्राचीन है। पहली मोटी बात क्या हो गई, हिमालय से भी प्राचीन है। क्या है, हिमालय से भी
प्राचीन है। कौन? आपका अरावली पर्वत हिमालय से भी क्या है? प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति हमारे हिमालय के पहले हो चुकी थी और हिमालय हालांकि आज भी इस समय भी वर्तमान में भी विकास की स्थिति में है, अभी वो बराबर बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली अगर पुरानी आप एनसीईआरटी देखेंगे तो 8848 इसकी ऊंचाई बताई गई है, 8848 मीटर। और जो रिसेंटली आपकी एनसीईआरटीयां वगैरह छपी तो उसकी नई ऊंचाई आ गई है 8850 मीटर। ठीक, तो आपका अरावली कैसा है? हिमालय से प्राचीन है। दूसरा, किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, जिसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। कौन सा माउंटेन? फोल्ड माउंटेन। इंग्लिश वर्जन में इसलिए मैंने लिख दिया है, कई लोगों को वलित शब्द से थोड़ा दिक्कत या समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि नाम एकदम सुना तो अटपटा टाइप का है। फोल्ड, वलित को इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक, ये कैसा पर्वत है? फोल्ड माउंटेन है। अब बेटा इसको जरा पहले समझ लें कि वास्तव में फोल्ड माउंटेन मित्र है क्या, या वलित पर्वत किनको कहते हैं, वो कौन से पर्वत है जिनको हम वलित की श्रेणी में रखेंगे। तो अगर किसी को इसका उत्तर पता है तो एक बार कमेंट करिए कि वास्तव में वलित पर्वत कौन है और किसे कहा जाता है। चलिए वलित पर्वत के बारे में बात करें तो वलित पर्वत जानते क्या होता है? जैसे कि आपकी पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी की सतह, तो इसके नीचे बहुत सी प्लेटें हैं, चट्टानों की, अवसादों की प्लेटें। ये प्लेटों में बराबर निरंतर क्या हो रहा है? घुमाव हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इधर से उधर क्या कर रही, मूव कर रही हैं। और इन्हीं के मूवमेंट की सबसे बड़ा अगर उदाहरण माने तो भूकंप जो आते हैं उनका प्रमुख कारण अगर बात करें, प्रमुख कारणों के उनमें से एक प्लेट का मूवमेंट, आपस में टकराना भी है। तो वैसे हुआ क्या, जब पृथ्वी के सतह के नीचे की प्लेटें आपस में मूवमेंट करते करते आपस में टकरा जाती हैं तो वहां पे एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न होता है। पृथ्वी के नीचे की जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न होता है। क्या किसी को पता है वो कौन सा बल है? किसी को पता है वो कौन सा बल है जो प्लेटों के आपस में टकराने पे उत्पन्न होता है? तो उस बल का नाम है ओरोजेनिक बल। ओरोजेनिक बल। जब पृथ्वी के सतह के नीचे की प्लेटें आपस में टकराएंगी तो उनके टकराने से ओरोजेनिक नामक एक बल उत्पन्न होता है। और ये बल क्या करता है? ये बल वहां की भूमि को ऊपर की ओर उठा देता है। ऐसे टकराई तो नीचे का जो पोर्शन है इस पे प्रेशर पड़ा और ये क्या करता है? ये ऊपर उठता चला जाता है। ऊपर उठ के क्या करता है? पर्वत का निर्माण करता है। तो इन्हीं को कहते हैं फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत। यदि कोई पर्वत प्लेटों के टकराने के बाद ओरोजेनिक बल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए तो वो क्या कहलाएंगे? वलित पर्वत कहलाएंगे। कोई समस्या या कोई बात नहीं समझ में इस ओरोजेनिक में? ठीक, ओरोजेनिक बल वो कौन सा बल है जो आपके फोल्ड यानी वलित पर्वतों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक, अब हम वलित पर्वत से संबंधित एक बात और जान लेंगे। अरावली क्या है? विश्व का, पूरे विश्व का, विश्व में जितने भी पर्वत हों, विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। क्या है? सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। आपका अरावली विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न कैसे आ जाएगा कि निम्न में से विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है हिमालय, अल्पेशियन, आल्प्स माउंटेन, अरावली। तो आप टिक कर दोगे अरावली, आंख बंद करके। इससे ज्यादा पुराना वलित पर्वत अभी भी कोई नहीं है। ठीक, अब इसकी अगर तीसरी विशेषता की बात करें अरावली की, तो अरावली की तीसरी और सबसे खराब भी बोल सकते हो, सबसे नुकसानदेह भी बोल सकते हो, वो विशेषता क्या है? अपर्दन। बहुत ज्यादा अपर्दन होता है, बहुत ज्यादा इरोजन होता है। अपर्दन को इरोजन कहते हैं। क्या होता है? बहुत ज्यादा अपर्दन होता है, बहुत ज्यादा इरोजन होता है। ये इतना ज्यादा इरोजन इसका हुआ कि अभी आप आगे जान जाओगे। जब प्राचीन काल में प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ, आप ये प्रश्न पूछ भी सकते हैं
कि निर्माण के वक्त अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक था, वो कौन से स्थान थे जहां से निर्माण के समय अरावली पर्वत की शुरुआत होती थी और कहां से कहां तक जाती थी। आप में से कितने भी ऐसे छात्र हैं जिनको इसका उत्तर पता है, जल्दी से कमेंट करें। चलिए आइए देखें, अगर आप इसके निर्माण के समय की बात करें जिसमें यह पर्वत बना, तो उस समय यह पर्वत आपके लक्षद्वीप, कहां से, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से इसकी शुरुआत होती थी और कहां तक जाता था, लक्षद्वीप से हिमालय तक। आपका जो अरावली पर्वत था इसकी शुरुआत कहां से हुई, लक्षद्वीप से हुई और कहां जाके रुका, हिमालय में। यानी जिस समय प्री कैम्ब्रियन युग चल रहा था, एजोइक काल चल रहा था, उसमें आपके अरावली पर्वत का निर्माण हुआ वलित पर्वत के रूप में। और कहां से कहां तक था, ये लक्षद्वीप से प्रारंभ होते हुए पूरा कवर करते हुए कहां पहुंचता था, ऊपर टॉप पे भारत के हिमालय तक पहुंचता था। परंतु अब ये छोटा क्यों रह गया, तो उसका कारण यही अपर्दन। इस बार अपर्दन का मतलब होता है धीरे धीरे करके किसी चीज का क्षरण होना। अगर ये पेन है मान लिया थोड़ी देर के लिए और क्या करे, धीरे धीरे घिसना शुरू हो, घिस घिस के क्या हो, वो आखिरी में एकदम थोड़ा सा बचे, तो ये क्या कहलाएगा, इस पेन का अपर्दन कहलाएगा। वैसे पर्वत क्या हुआ, इसमें बराबर अपर्दन होता रहा होता रहा होता रहा और आज की तारीख में वर्तमान समय में ये पर्वत आपका सिर्फ 3 राज्यों में सिमट के रह गया। वो 3 राज्य कौन से थे, गुजरात था, राजस्थान था और दिल्ली था। यहाँ पे आपको 3 बातें पता चली। पहली क्या, ये हिमालय से भी प्राचीन है। दूसरा क्या, ये एक प्रकार का वलित पर्वत है। तीसरा क्या, इसमें बराबर अपर्दन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि अब रुक गया है, अभी भी अपर्दन बराबर चल रहा है। ठीक, अब इससे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इस टॉपिक से, तो इससे प्रश्न पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा अरावली की विशेषता नहीं है। यानी उन्होंने 4 पॉइंट दे दिए आपको और वहां पे पूछ लिया इन 4 में से कि निम्न में से कौन सी अरावली की विशेषता नहीं है। तो वहां पे देख लीजिएगा, वलित की बात करें बिल्कुल है, हिमालय से प्राचीन है बिल्कुल है। ये शब्द तो पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, लड़के बड़ा आंख बंद करके हिमालय टिक कर देते हैं, भूल जाओ हिमालय कुछ नहीं, अरावली है और अरावली है, टिक करना है। ठीक, और तीसरी विशेषता क्या है, अपर्दन है। अपर्दन का उदाहरण सब कैसे मान लें, तो जब बना तो लक्षद्वीप से हिमालय तक था, वो आज कहां है, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, यहीं पे सिमट के रह गया। अब इसकी हम बात करते हैं कि ऊंचाई। तो ऊंचाई की अगर बात करें तो देखो, जब पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी का मतलब क्या होता है, जब कई सारे पर्वत मिलके एक लंबी कतार टाइप की बनाए, एक लंबी कतार टाइप की बनाए। और आसान शब्द लेते हैं, पर्वत माला, पर्वत श्रेणी को ही कहते हैं पर्वत माला। और माला शब्द क्या है, माला ऐसा नहीं होगा अगर मोती की माला उसमें मोती ही होंगे, अगर रुद्राक्ष की माला तो उसमें रुद्राक्ष ही होंगे, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ और आ जाएगा। तो पर्वतमाला बोलेगी तो उसमें पर्वत ही होंगे और सब मिलके क्या कर रहे होंगे, एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी को प्राप्त कर रहे होंगे। ठीक, तो अब अगर हम इसकी बात करें पर्वतमाला की ऊंचाई की, तो जगह जगह पे ऊंचाई घटेगी भी और जगह जगह पे ऊंचाई बढ़ेगी भी। ठीक, अगर इसकी ऊंचाई की बात करी जाए तो वो हमेशा औसत में पूछी जाएगी, या तो सबसे अधिक ऊंचा चोटी या ऊंची पर्वत श्रेणी पूछ ली जाएगी। तो अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, अरावली की औसत ऊंचाई, जल्दी आप लोग अपने आंसर कमेंट करें, औसत ऊंचाई। और कमेंट करने के साथ साथ लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक को सब्सक्राइब करना भी। औसत ऊंचाई कितनी है, जल्दी से अपने कमेंट करें। मैं आप लोग के उत्तरों का वेट कर रहा हूं कि औसत ऊंचाई अरावली की कितनी है। जी, अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। कितना दोस्तों, 930 मीटर। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 930 मीटर है। अब अगर बात करते हैं अधिकतम ऊंचाई की, अधिकतम ऊंचाई मतलब कोई ऐसा बिंदु होगा अरावली की सारी पर्वतों में से, उसके सारे पहाड़ों में से जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे होगा। ठीक, सबसे ज्यादा होगा। तो अधिकतम ऊंचाई क्षेत्र की बात करें तो अधिकतम ऊंचाई का क्षेत्र दोस्त ये पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूं मैप में।
ये जो पोर्शन है सिरोही और उदयपुर वाला, सब कोई देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन आपका सिरोही और उदयपुर वाला पड़ता है, यही आपका वो क्षेत्र है जहां पे औसत ऊंचाई पाई, सबसे अधिकतम ऊंचाई पाई जाती है। क्या आप बात बता सकते हैं वो प्रॉपर कौन सा स्थान है जहां पे अरावली की अधिकतम ऊंचाई पाई जाती है? वो कौन सा स्थान है जहां पे अरावली की अधिकतम ऊंचाई पाई जाती है? तो ये क्षेत्र है, और नाम क्या है उसका? अगर उसके नाम की बात करें कि वो कौन सा स्थान है जहां पे अरावली की अधिकतम ऊंचाई पाई जाती है, तो वो स्थान है आपका कुंभलगढ़। कौन सा स्थान है? कुंभलगढ़। दोस्तों ये आपका वो स्थान है कुंभलगढ़ जहां पे अरावली पर्वत की अधिकतम ऊंचाई क्षेत्र पाया जाता है। और ये पड़ता कहां पे है? तो पड़ता है आपका उदयपुर में। कहां पड़ता है? उदयपुर में। यानी उदयपुर का कुंभलगढ़ क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पे अरावली की अधिकतम ऊंचाई पाई जाती है। और अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई मित्र कितनी है? 930 मीटर है। ये मैंने अभी भी आपको बताया कितनी है? 930 मीटर है। दोनों बातें याद रखिएगा, 930 मीटर क्या है? औसत ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई क्षेत्र कौन सा है? कुंभलगढ़। कहां पड़ता है? उदयपुर में। और अगर यहीं पे पूछ लें आपसे कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यानी जितनी भी पर्वत चोटियां हैं अरावली के अंतर्गत बहुत सी हैं, जरगा नाम से होंगी, कहीं पे अलवार की पहाड़ियां कहलाएंगी, कहीं पे आबू पर्वत माउंट आबू कहलाएंगी, कहीं पे गुरु शिखर कहलाएंगी। तो वैसे पूछ लिया गया कई बार कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी याद रखे गुरु शिखर है। वो यहाँ पे पड़ती है, इस जगह पे सिरोही के पास। कहां पड़ती है? ये पोर्शन जिसको मैंने लाल किया हुआ है, ये आपका क्या है? ये आपका गुरु शिखर है। और किसमें पड़ता है? तो ये आबू पर्वत खंड में पड़ता है। किसमें पड़ता है? आबू पर्वत खंड में पड़ता है। खंड के बारे में कंफ्यूज मत होना, पढ़ने के लिहाजे से आराम मिले, सुविधा मिले, उसको देखते हुए क्या किया गया? अरावली को 4 भाग में बांटा गया। तो उन्हीं में से एक भाग है आपका आबू पर्वत, वो ये वाला क्षेत्र है सिरोही वाला। ठीक, ये आबू पर्वत जो है यहीं पे क्या पाया जाता है? गुरु शिखर। क्या पाया जाता है? गुरु शिखर। क्या पाया था दोस्तों? गुरु शिखर पाया जाता है। और गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर आपका अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। और ये ऊंचाई किससे होती है? भूमि तल से नहीं होती है, याद रखिएगा, समुद्र तल से होती है। कोई भी आपकी भूगोल से संबंधित या भूगोलिक कोई भी ऊंचाई कभी बताई जाएगी तो वो हमेशा याद रखेगा समुद्र तल से बताई जाएगी। वरना आप ट्रेन के जब पुल पार करते हैं तो वहां पर भी पटरी के किनारे लिखा होता है समुद्र तल से इतना ऊंचा, समुद्र तल से इतना ऊंचा। क्यों? क्योंकि समुद्र तल क्या है? समतल है, ऐसे एकदम प्लेन। और मैंने भी चीज और क्या बताई थी? पृथ्वी की सतह प्लेन नहीं है, या तो कहीं नीचे है या तो कहीं ऊंचे है। तो इसलिए समुद्र तल को एक बेस, एक आधार मानते हैं ऊंचाई को मापने के लिए। तो गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर है दोस्त। कितनी है? 1722 मीटर। भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप राजस्थान पटवारी देंगे प्रॉपर, अगर राजस्थान का कोई भी परीक्षा देते हैं तो वहां पे इनका पूछ सकते। क्यों? क्योंकि राजस्थान की भी वास्तव में सबसे ऊंची चोटी होगी। याद रखिएगा, अगर अरावली की है तो राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी होगी। क्योंकि अगर कोई और चोटी से ऊंची होती तो वहां पे अरावली की वो सबसे ऊंची चोटी कहलाती। ठीक, कहलाती, सबसे ऊंची चोटी कहलाती। ठीक, हाँ, अभी मैंने एक वर्ड बोला था कुंभलगढ़। क्या बोला था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बारे में मैंने क्या बताया था? ये राजस्थान का अरावली का सबसे अधिकतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक, आपसे पूछ सकते हैं इस कुंभलगढ़ को, इस कुंभलगढ़ वाले एरिया को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये तो वहां पे इसका नाम एकदम उलट दिया है, इसीलिए पूछा जाएगा। वहां पर्वत जैसा कोई नाम नहीं दिया गया, वहां पे नाम ही एकदम बदल दिया है। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कुंभलगढ़ वाले क्षेत्र को भोराट का पठार। किसका? भोराट का पठार। भोराट का पठार।
ये जो आपका अधिकतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कुंभलगढ़ है, इसको भौराट का पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भौराट के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने प्रॉपर अरावली के बारे में ठीक ठाक चीजें, इसके विस्तार के बारे में, इसका फैलाव क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, औसत ऊंचाई क्या है, कौन कौन सी चोटियां हैं, उन सब के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा इसकी डिटेल, जो मैंने अभी एक वर्ड बोला था, एक शब्द बोला था कि इसको 4 भाग में बांटा गया है, अब हम उन 4 भाग के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु एक बार फिर से इस सामने वाली चीजों को दोहरा लेंगे, एकदम शॉर्ट में एक बार रिकॉल हो जाए, क्योंकि प्रयास हमारा और आपका यही होना चाहिए कि आधी से ज्यादा बातें हमको इस वीडियो के दौरान, इस लेक्चर के दौरान ही दिमाग में बैठ जाएं। और इसके बाद अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि चीजें आपके दिमाग से ना उतरे, तो उसका एक ही तरीका है, घर जाएं और मैप मत खरीदें, एक रफ पेज में रफली मैप बनाए। कोई जरूरी नहीं कि एकदम एक्यूरेट बने, मेरा भी नहीं बना, जबकि मैं कई दिनों से बना भी रहा हूं, बनाता चला आ रहा हूं। ठीक, तो मेरा भी नहीं बन पाया तो आपका नहीं बने, पहले रफ फिगर पता चल जाएगा। और उसमें जो जो चीजें मैंने बताई, भौराट का पठार बताया, फिल करा आपने, कुंभलगढ़ बताया आपने, उसको भरा आपने, उसके बाद उसके लोकेशन को भरा, ये करके देखिएगा और रिजल्ट आपको खुद मिलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसके भाग के बारे में। तो इसके भाग की अगर बात करें तो अरावली को कितने भागों में बांटा गया? अरावली को कितने भागों में बांटा गया? जल्दी जल्दी अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में करें और साथ ही साथ लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना करते ही मत भूलें, जिससे अधिक संख्या में हमारे साथ और नए मित्र जुड़ सके और उनके विचारों को हम लोग जान सके और आदान प्रदान ऐसे ज्ञान का चलता रहे तो ज्यादा अच्छा है। अरावली पर्वत को कितने भागों में बांटा गया? जल्दी से अपने उत्तर दें। श्रवण जी इंतजार कर रहे हैं, आपको जल्दी बताएं। बिल्कुल सही विक्रम जी, दिलखुश जी आप भी एकदम सही बोल रहे हैं, 4 भाग में है, बिल्कुल सही। विक्रम जी का और दिलखुश जी का एकदम सही जवाब आया है, इसको 4 भाग में बांटा गया है। ऐसे ही आप लोग साथ देते रहे, सही जवाब देते रहे, तो पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का मजा ही बदल जाता है। अगर उत्तर मिलते रहे सवाल के बराबर तो उसका एक अलग ही होता है। बस सही, आप बाकी सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। माही जी ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, हितेश जी ने भी एकदम सही उत्तर दिया है, श्रवण जी ने भी, आशु जी आपका भी एकदम सही उत्तर है। आइए इसके 4 भागों की बात करते हैं। तो जैसे आपने इनके 4 उत्तर एकदम सही दिया, 4 भाग बांटा गया है, तो एक काम और करिए, इसी दौरान एक एक करके एक एक भाग का नाम बताते जाए, तो उसको हम लिखते भी जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, वरना हम तो। धर्म जी आपका उत्तर गलत है, 3 प्रकार में नहीं बांटा गया, 4 प्रकार में बांटा गया है। माई जी ये लाइव क्लास 3 बजे से चलती है, अपडेट आपको मिल जाता है पहले से, या तो आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अगर सब्सक्राइब कर रखा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। चलिए इसके 4 भाग की बात करें तो इसका पहला भाग है उत्तर पूर्वी अरावली। कौन सा? उत्तर पूर्वी अरावली। अब अरावली में पूरा नहीं लिखूंगे क्योंकि प्लेस को, जगह को देखते हुए इतना है उत्तर पूर्वी अरावली। ठीक, अगर बात करी जाए उत्तर पूर्वी अरावली की, तो उत्तर पूर्वी का मतलब क्या हुआ? वो एकदम कोने वाला ऊपर टॉप पे जा रहा है, क्योंकि उत्तर और पूर्व, थोड़ा मैप देख लेते हैं। ये आपका ये उत्तर वाला हो गया, ये पूर्वी भाग है, ये इधर वाले भाग की बात हो रही है। ये जो पोर्शन आपका है ये आपका क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्वी अरावली कहलाएगा। ठीक मित्रों, क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्वी अरावली कहलाएगा। अब दूसरा प्रश्न से पूछ सकते हैं, अगर पूछना ही होगा कि उत्तर पूर्वी अरावली का विस्तार कितने जिलों में है, तो कितने जिलों में नाम नहीं पूछेंगे, संख्या पूछ लेंगे, क्योंकि एक जिला हो तो नाम पूछ सकते, 2 हो तो पूछ सकते, लेकिन जब 2 से ज्यादा संख्या हो जाती है तो नाम नहीं पूछते हैं। वहां पे प्रश्न की प्रकृति बदल जाती है, या तो वो संख्या पूछते हैं कि उत्तर पूर्वी अरावली का विस्तार कितने जिलों में है, या फिर वो आपसे ये पूछ लेंगे कि निम्न में से किस जिले में अरावली का विस्तार नहीं पाया जाता है। कौन सा? उत्तर पूर्वी अरावली। संपूर्ण अरावली की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें पहला आता है जयपुर। दोस्त कौन सा आता है? जयपुर आता है। जयपुर आपका
जिसको आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, वहां की सभी बिल्डिंगें गुलाबी से गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, जयपुर कहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे और फिर दोबारा मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद इतने सही और अच्छे उत्तर देने के लिए और हमारे साथ लाइव रहने के लिए। और एक बार फिर जाने से पहले कहूंगा, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें।